आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत। पीएम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से की मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक। एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए बॉन्ड का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को सौंपने का दिया आदेश। आज शाम चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आज अनुसूचित जाति आयोग ने किया दौरा, तो वहीं बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति कल करेगी संदेश खाली का दौरा। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। कुर्क होगी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति। अदालत ने पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश। और इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट के पहले दिन खराब शुरुआत के बाद संभली भारतीय पारी। रोहित शर्मा ने लगाया शतक, वहीं रविंद्र जडेजा ने खेली अर्धशतकीय पारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का दोहा में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले दिन कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। इस बैठक के बाद पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी की दोहा की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। साल 2014 में पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। और दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ
और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से भी अधिक लोग यहाँ रहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने को कहा है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर्स के जानने के अधिकार यानी कि आरटीआई का हनन करती है। बेंच ने माना कि यह स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देगा। 13 मार्च तक ईसीआई इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया और अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल पूजा पर भी रोक नहीं लगाया है। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां पर हिंदू साल 1993 तक पूजा कर रहे थे। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। इसलिए यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ते थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि डीएम को रिसीवर नियुक्त करना वास्तव में हितों में विरोधाभास पैदा करना है। बात किसान आंदोलन की। आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की तरफ से एक और दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों को ध्यान रखने की बात की और कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इस बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बल की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। आंदोलन की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक जैम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों का बुरा हाल है। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। और किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान संगठन बार बार MSP को यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नजरअंदाज किया जाता रहा है कि केंद्र सरकार किसान परिवारों और खेती की दशा और दिशा सुधारने के लिए हर साल
3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। इसमें उर्वरकों पर सब्सिडी के अलावा कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662.67 करोड़ रुपए था, जो कि 2023-24 में लगभग 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1,25,035.79 करोड़ रुपए हो गया है। साल 2023-24 में कृषि और किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए और उर्वरकों की सब्सिडी पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह से खाद्य प्रसंस्करण की बात हो, पशुपालन और मत्स्य पालन की बात हो, इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो केंद्र सरकार हर एक किसान पर वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष लगभग 22,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15,500 करोड़ का आवंटन किया गया। इससे करोड़ों किसानों की फसल क्षति की भरपाई की जा रही है। कृषि उपज को बाजार से संबंध करने के लिए 10,000 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 7,774 बन चुके हैं। इन्हें इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कवर के रूप में 357 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। वहीं खेती को आसान एवं आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष औसतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद इस वक्त कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। मित्र अनिल बलूनी जी, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते, अभिनंदन। जैसा माननीय बलूनी जी ने बताया, 17-18 को पार्टी का कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हमारे बारे में कांग्रेस हो या वामपंथी हो कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों में कार्यक्रम करना, संगठन के जिलों में करना, तो ये हमारा डीएनए है, ये हम कहना चाहेंगे। सामान्यतः हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा, सुना, और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है, और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को यह अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं।
17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से, और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। वैसे अनिल जी, हम दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नज़ीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। आज ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और शायद मैं इसमें भी आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का संसद का भाषण होता है। अभी तक दर्जनों भाषण हो चुके हैं। उनके सारे भाषणों को आप भी उतनी ही उत्साह से अपेक्षा करते हैं जितने उत्साह से हम लोग अपेक्षा करते हैं। उसमें इतनी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, पार्टी की लाइन के लिए, देश के लिए। तो ये मित्रों कुल कार्यक्रम है। ये बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम होगा और जैसा मैंने बताया 11,500 डेलीगेट्स इसमें आएंगे। तो इसमें चर्चा भी होगी, प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, चुनाव की तैयारियों की चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चा होगी। तो जो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा, वो इसमें होने वाला है। तो हम सभी अपने आने वाले प्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन करते हैं और परसों आप लोग का भी स्वागत है। आप लोग की भी अलग से ब्रीफिंग की व्यवस्था रहेगी, तो वो भी रहेगी। दैट्स ऑल ऑन द 17th and 18th। हम इसके बारे में कोई सवाल देना चाहेंगे? नीरज पांडे। अब ऐसा है, वो तो बहुत तय करते। उद्घाटन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा होता है, आप तो जानते ही हैं। आमोद जी, अब आपको बताएंगे सर। कोई आप रविंदर जी पहले। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि 17-18 को फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इस तरह का कार्यक्रम करती है। और उसमें जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 370 और एनडीए 400 पार का जो उन्होंने एक योजना बना रखी है उस पर चर्चा होगी। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 11,500 के आसपास डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, एमपी, एक्स एमपी, एमएलए, डिप्टी मेयर, विधायक, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। उद्घाटन भाषण जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से होगा और समापन भाषण जो है वो प्रधानमंत्री देंगे। और इसमें लोकसभा चुनावियों की तैयारियों से संबंधित जो तमाम बातें हैं उसको लेकर विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा की जाएगी। 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होना है। बढ़ेंगे आगे। किसान आंदोलन के कारण विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। विशेष तौर पर दाता सिंह बॉर्डर के आसपास के स्कूलों में स्कूल वैन पर रोक लगाने के कारण विद्यालय में छुट्टियां कर दी गई हैं। ऐसे में जबकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं जिससे कि अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जो बच्चा सुबह 8 बजे तैयार होता था उसे 6 बजे ही तैयार करना पड़ रहा है। वहीं बाइक और अन्य साधनों से एग्जाम बोर्ड तक बड़ी मुश्किल से एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर पहुंच पा रहे हैं। कई बार तो उसमें भी लेट हो जाता है। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक चुकी है क्योंकि बच्चे ने गेट बंद होने की वजह से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। नेट होने की वजह से, जो इंटरनेट है वो बंद होने की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि इस आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकालें ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਾ रही ने, तो घर बैठे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, अगर स्कूल में आए तो बाइक से आएंगे या उनको जल्दी उठना पड़ेगा या अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। जो उनकी मेंटलिटी है वो तो कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो तैयारी हो बच्चों की और वो सही तरीके से आए, अपने एक वे से आए। लेकिन इस आंदोलन के कारण ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई है जिससे बच्चा अच्छे तरीके से सही वे में नहीं आ सकता। अभी किसान आंदोलन के चलने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे हमारा जो स्कूल है यहाँ पे, तो आने जाने के लिए जैसे बस सुविधा थी वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो बच्चे आ जा नहीं पा रहे, अप डाउन कैसे करेंगे। तो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरी साल अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है और ये अब फाइनल एग्ज़ाम है, इसी के अंदर अगर बच्चे अपना अच्छा नहीं दे पाएंगे तो मतलब सब बेकार है, पूरी साल की मेहनत बेकार है। और वहीं टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है, जहां लगातार आवाजाही के बीच 5 पेट्रोल पंप आते हैं। इनमें 100 से अधिक लोग वहां काम करते हैं, लेकिन किसान प्रदर्शन के मद्देनजर की गई सुरक्षा व्यवस्था के कारण ये पंप सूने पड़े हैं। इस व्यवस्था से पंप मालिक खुद को सुरक्षित मान तो रहे हैं, लेकिन काम धंधा ना चल पाने का मलाल भी उन्हें है। मैं एक पेट्रोल पंप में इस वक्त मौजूद हूँ। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। तो क्या समस्याएं आ रही है, उससे बात करने के लिए हमारे पास मैनेजर हैं हरिओम, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं यहाँ पर? पिछले सर 3 दिन से प्रॉपर तरीके से बंद है, ना कोई डीजल ना पेट्रोल सीएनजी कुछ नहीं बिक रहा। पिछले इसी 2021 में 13 महीने बंद रह गया था। यहाँ पे 5 पंप हैं, ये 5 पंप पर करीबन 100 एम्प्लॉय होंगे। सबकी मान लो अब कै दिन चलता है, अभी तो रखा हुआ है, फिर वो नहीं चल पाएंगे लंबे, आने जाने में दिक्कत है। सुबह से लेकर शाम तक चौकीदारी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, ये अभी जो एम्प्लॉय हैं आपके पास, कितने एम्प्लॉय हैं? और फिर सैलरी का भी इतनी दिक्कत होती होगी क्योंकि सेल नहीं हो रही है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ 18 या 19 एम्प्लॉय हमारे पास। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा चला तो दिक्कत हो सकती है। तो पर डे की आपने बताया जैसे कि सेल भी वहाँ हुआ करती थी, अभी क्या क्या हाल है? अभी कितनी सेल हो पा रही है? पर डे की हमारी कम से कम 5-6 लाख रुपए की सेल होती थी। 2020 से 1 साल बिजनेस चला, बीच में थोड़ा सा उठे, अब ये फिर शुरू हो गया। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। पहले तो 13 महीने यहीं पे किसान लोग सारे यहीं पे बैठे थे हमारे पंप पे ही, यहीं पे उनकी चूल्हे भट्टी सब ये रोटी यहीं चल रही थी। अब की बार उन्होंने बैरिकेड आगे कर दिए तो सिक्योरिटी के अंदर है कम से कम। पहले अनसेफ थे, थोड़े सेफ हैं। जल्द को जो भी समाधान जल्द से निकल जाए और हमारा काम चालू हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें पूरे जो उन्होंने बताया कि जितने पेट्रोल पंप है वहां पर हो रही है, दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतें हैं कि जो मार्केट खुले और कम से कम उनकी जो ग्राहकी है वो चल सके। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिन्हें कहा जा सकता है, उनको इसमें काफी तमाम दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, टिकरी बॉर्डर। और पिछले किसान आंदोलन के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर इस बार बहादुरगढ़ में मौजूद व्यापारी संगठनों ने किसानों से विनम्र निवेदन किया है कि वो प्रदर्शन के जरिए उनके व्यापार को हानि ना पहुंचाएं, ताकि मजदूरों और व्यापारियों का कामकाज सुचारू तरीके से चल सके। बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हैं और एक दुकान में हम इस वक्त आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं अभी क्या हाल है इनका। अभी काम स्टार्ट हुआ था तो इनका दोबारा बंद होने से रोड आप देख सकते हो कितना बंद पड़ा है। इससे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठप है। अभी जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे? बिल्कुल बंद पड़े हम तो। आपको क्या समस्या यहाँ पर है? आपने बताया कि आपके ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे सर मुझे 11 तारीख को 11 बजे रोका था, बोले थे सुबह 5 बजे 2 घंटे में निकाल देंगे। मैंने कहा सर मुझे 4 किलोमीटर जाना है बस, तो बोले सुबह निकाल देंगे। सुबह की कह के आज सर 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खाली होनी है और इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, सर मेरी में शीशे का फ्रीज है, खाली करके इधर ही ले आऊंगा मैं गाड़ी। फोन नंबर है, गाड़ी नंबर है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं सुनने को तैयार है। तो आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर भी जो है काफ़ी परेशान है। इनको लगता है कि रोज की आवाजाही जो होती थी उनसे कम से कम इनका काम धंधा चलता था, और अभी पूरी तरीके से जो गाड़ियां लगाई गई हैं, बंद की गई, आवाजाही को बंद किया गया, उससे काफ़ी दिक्कतों में है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो और इनका जो गाड़ियाँ जो हैं वो चल सके और आवाजाही हो सके। बाल्कि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी जो करते हैं वो पूरी तरीके से हो सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली।
और दिल्ली और हरियाणा के बीच टीकरी बॉर्डर में किसान संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई चरणों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई हैं और बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने। हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि जिसके एक तरफ दिल्ली लगता है और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये झज्जर जिला हरियाणा का लगता है, जिसकी औद्योगिक नगरी बहादुरगढ़ है। और यहाँ पर काफी जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं जो मजदूरी करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए। और तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि अगर औद्योगिक नगरी में आएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। और कई सारे रिक्शा चालक भी हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, कई सारे दुकानदार हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और इस पे बीच में जो सुरक्षा के इंतजाम इस बीच जो कर दिए गए हैं उसको किसान संगठनों के जिस प्रकार से प्रोटेस्ट जो है उसके मद्देनजर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर में जो है आरएएफ के जवानों को लगाया गया है, जो कि रैपिड एक्शन फोर्स जिसको कहा जाता है, जो तुरंत कार्यबल होता है। किसी भी घटना से में सुरक्षा को लेकर के सबसे पहली जिम्मेदारी इनको रखी गई है। चारों तरफ जो है वो यहाँ पर आप देखिए उसको पूरे तरीके से कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। सीमेंट के जो बोल्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कटीली नुकीली जो तारें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से फर्स्ट लेयर की जो सुरक्षा होती है वो यहाँ पर रखी गई है। उसके अलावा सीआरपीएफ के आप जवान देख रहे हैं, इन जवानों को यहाँ पर रखा गया है। उसके दूसरी तरफ जो है वो एसएसपी के जवानों को भी यहाँ पर रखा गया है। तो कई लेयर्स में सुरक्षा यहाँ पर की गई है और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर हैं। आंसू गैस को लेकर के एमएसआर जो है वो भी यहाँ पर लाई गई है ताकि उनको भीड़ को तितर बितर किया जा सके अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो। फिलहाल शंभू बॉर्डर की तरफ अभी जो है किसान है वो मौजूद हैं, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में आने की, लेकिन वहां पर भी उन्हें इसी प्रकार से सुरक्षा जो इंतजाम है उसके मद्देनजर उनको वहां पर रोका गया है। तो ये पूरी सुरक्षा जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन से लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी काफी प्रभावित हुआ है। एम्प्टी बैरल्स की ये फैक्ट्री है जो कि बॉर्डर नाकेबंदी की वजह से प्रभावित हुई है। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। बॉर्डर बंद होने से ट्रक फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर तरफ चुनौती के बीच यहाँ की लगभग 5000 फैक्ट्री और 1 लाख के करीब मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। एम्प्टी बैरल्स फैक्ट्री के मालिक अरविंद मित्तल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। अभी हम सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर में ये एम्प्टी बैरल्स ट्रेडिंग की एक दुकान कह सकते हैं, एक दुकान है और इनके जो मालिक हैं अरविंद मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी किसान आंदोलन चल रहा है और अभी आप सिंघू बॉर्डर में हैं, तो कैसा आपका धंधा चल रहा है? कितने लोग आपके पास हैं? कैसे उसको तनख्वाह दे पा रहे हैं? क्या स्थिति है? में यही है कि जैसे पहले हमारे को कहीं से माल मंगाते थे तो मान लो 2000 रुपये किराया देना पड़ता था। अभी वो क्या है कि 5000 रुपये तक किराया देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो 3000 रुपये बढ़ गई है। तो हमारा मार्जिन स्क्वीज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा बाकी देखेंगे। फिलहाल लड़कों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो मेरे पास काम कर रहे हैं, यही मेरा एक कहना है। अगर हम ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक कहाँ तक पहुंच पा रही है? फिर उसमें क्या चुनौती है, क्या परेशानी है? ट्रकों की पहुंचने का ये है कि दिल्ली के अंदर कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वहां से दूसरी गाड़ी भेजते हैं, फिर वो माल को ट्रांसफर करके यहाँ पे छोटी गाड़ियों से लाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। अब उसमें अगर वो गाड़ी सीधी अगर हमारे पास आ जाती तो हमारे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 3000 रुपये पड़ रही है वो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में हर गली के अंदर गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। एमएसपी की बात और कर्ज माफी की बात किसान की हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि 2 मुद्दे प्रमुख हैं। कर्ज माफी की बात है, अगर सरकार उस चीज को माफ करती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। वो सरकार सहने की शक्ति रख पाती है, नहीं रख पाती है, ये तो सरकार ही बता सकती है। मेरा किसान भाइयों से भी यही कहना है कि बैठ के कोई सोल्यूशन निकाले जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। तो ये थे हमारे साथ अरविंद मित्तल और जिन्होंने बड़े साफ गोई से बताया कि अभी जो किसान का आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पे नाकाबंदी है और उस नाकेबंदी की वजह से यहाँ के आसपास की जो फैक्ट्री है वो प्रभावित हो रही है, जो वहाँ डेली काम करने वाले जो मजदूर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज,
सिंघू बॉर्डर। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां के पंचायत चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में पुलिस की निष्क्रियता, गवाहों और वकीलों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुकदमे को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना लगातार सुर्खियों में है। आज यहां एससी आयोग के सदस्य ने संदेश खाली का दौरा किया। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा से जुड़ी घटनाओं का खुद ही संज्ञान लिया है। इंक्वायरी हुआ है, हम लोग सुना है, हमारे पास रिपोर्ट पुलिस से भी दिया है। अभी वो सास क्या झूठ है वो पता चलेगा। लोगों से बात करने के बाद ही पता चल सकता है ना। अभी एक तरफा रिपोर्ट से तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए फुल कमीशन आया। मेरे साथ हमारा ऑनरेबल मेंबर सुभाष पारधी जी आए, ये हमारा ऑनरेबल मेंबर एक्स एमपी डॉक्टर अंजू बाला मैडम है, हमारे साथ हमारे डीआईजी है, पुलिस सेक्शन के भी लोग हैं, डायरेक्टर सभी लोग आया है। इस बाहर का लोग है, इधर का परिस्थिति जानने के लिए आ रहा है। और कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे रुक करते हैं। Joint Secretary in charge of Gulf Division in the Ministry of External Affairs, Shri Asim Mahajan. With that, I give the floor to Foreign Secretary to make his opening remarks. Thank you very much. Ambassador Vipul, Joint Secretary Asim, friends from the media, very good afternoon, and thank you for coming out this afternoon for this special briefing on Prime Minister's just concluded official visit to Qatar. As you know, Prime Minister Shri Narendra Modi ji arrived in Doha yesterday evening on what is his second official visit to Qatar. He was welcomed at the airport by Minister of State for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Sultan bin Saeed Al Muraiki. Prime Minister, you would recall, had last visited Qatar in 2016. Yesterday evening, Prime Minister Modi met with the Prime Minister and Foreign Minister of Qatar, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. The two leaders discussed at length various elements of bilateral engagement, as also issues of regional importance to both countries. This was followed by a dinner hosted by Excellency the Prime Minister of Qatar in honor of Prime Minister Modi. The dinner was attended by senior ministers on both sides. This morning, there were three key and significant elements of Prime Minister's program. The first was a ceremonial welcome. Honorable Prime Minister was accorded a ceremonial welcome at the Amiri Diwan, where His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani received him. Thereafter, the ceremonial guard of honor was presented to the Prime Minister. The two leaders thereafter held detailed discussions, first in a delegation level format and then in the restricted format. The topics of discussion included a wide range of areas of bilateral cooperation, including trade partnership, investment cooperation, energy partnership, issues engaged in regional security, cultural affinity, and people-to-people ties. In this, when the two leaders spoke, they spoke about the need for strategic investments and strategic partnership in the field of energy and technology, and to proceed beyond the bilateral relationship in this field. They also discussed issues of regional and international importance. The two leaders, of course, recalled their last meeting on the sidelines of COP28 last December. Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community.
and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Emir for the release of 8 Indian nationals of Al Dahra Company. We are extremely gratified to see them back in India. Honorable Prime Minister invited His Highness the Emir to pay a visit to India. His Highness the Emir also hosted a banquet lunch at the palace in honor of Prime Minister. The third and the last segment was Honorable Prime Minister's meeting with His Highness the Father Emir, which was the last part of the engagements today. Prime Minister congratulated His Highness the Father Emir on his visionary leadership that has paved the way for Qatar's development over the past decades, has also laid a strong foundation for India-Qatar bilateral partnership. Father Emir affirmed that India and Qatar share an unwavering bond epitomized by mutual trust and cooperation. He also appreciated the role of the Indian community and Indian diaspora in Qatar in the development and nourishing the bilateral partnership. India and Qatar, just to recall, are very important trade partners. There are several segments of our bilateral cooperation that are important, significant, and growing. I would just highlight 3-4 of them. The first is the bilateral trade, which is roughly standing at close to $20 billion. 2 is the strong investment cooperation that India and Qatar already have. 3, which I just mentioned, a very strong and vibrant Indian diaspora based and living in Qatar. And 4, of course, the partnership, multifaceted partnership in the field of energy, which includes energy trade as also other segments of energy supply chain, contributing to a stronger partnership in the field of energy security. You would recall that most recently on the sidelines of India Energy Week, in last week held in Goa, the two countries signed an agreement for supply of 7.5 MMTPA, I think it stands for million metric tons per annum, LNG from Qatar to India for 20 years, starting 2028 onwards. This long-term LNG partnership goes way back to 1999 and remains robust, strong, and future-oriented. All in all, the Honorable Prime Minister has had a very successful visit to Qatar. The visit has set the stage and laid the basis for taking India-Qatar relationship to much higher level across the whole domain of cooperation, as also laid foundation to explore partnership in some of the new areas, which during the discussions today included the domain of space, technology, and innovation. I would stop here and take some questions. Unfortunately, Prime Minister's departure is imminent, so we'll only be able to take one round of questions. Thank you. So we can have one question here and then following a question there. Good afternoon, sir. I'm Arun from DD News. Just wanted to know, sir, that what exactly is the objective of this visit of Prime Minister Modi to Qatar now, and what is the future trajectory now after this visit, as far as the bilaterals or the relation between India and Qatar is concerned? And second, sir, you mentioned about the technology. Just if you can briefly highlight that, what aspects of technology were discussed? Because India's fintech, UPI are making waves all across the world. So any specific thing in technology parts, sir? Thank you. Second question. Good afternoon. I'm Joseph Verghese from Gulf Times, Qatar. Would like to know some of the details of the discussions that the Prime Minister had with Qatari official, Qatari authorities, Qatari leadership here regarding, of course, with the technology as well as the investment as well as trade that you mentioned. Some of the details of the deal, the topics that you have discussed. And in addition to that, were there any agreements signed between both parties during the discussions? Would like to know more about that. One last question.
I'm Satyendra Pathak from Qatar Tribune newspaper. As the Foreign Secretary rightly said that now the trade relations between Qatar and India has reached almost $20 billion, but it is highly in favor of Qatar. So what India is trying to do to bridge this gap? Thank you, sir. Okay. Thank you very much. I think in some ways the questions are interrelated, so we'll try to cover them in a single answer. Look, as I mentioned in my opening remarks, the Prime Minister's visit to Qatar is focused on one, consolidating the wide-ranging partnership that India and Qatar have across different fields of economic cooperation. To also, through the visit this time, build on the gains of 2016 visit, build on the gains achieved through subsequent high-level political exchanges between the two countries, and lay a foundation for what the two countries, driven by the strong leaderships of His Highness the Amir and the Prime Minister of India, can achieve in months and years ahead in a manner that not only expands the areas of bilateral cooperation, but also increases convergences on regional issues, also looks at a partnership across in third countries. And whatever we're doing in a bilateral space, we look at that from a strategic perspective rather than from a transactional perspective. This then essentially segues into the areas of technology, which you asked, the areas of trade, investment, and energy. So in terms of technology per se, whether it is the domain of fintech, whether it is the domain of technologies used in the building of smart cities, for example. 3, the innovation ecosystems. 4, technology innovation ecosystem combining with the skilled manpower. And then taking convergences of these 4 areas into individual sectors, such as space, education, energy, automotive, electric vehicles, for example, and the ecosystem of each of these areas. So space has an ecosystem, auto sector has an ecosystem, EV has an ecosystem. So the whole idea is to not just look at technology from a singular domain of fintech, which you asked, but also expand the scope of technology partnership to other domains, and then within domains to the entire ecosystem of each domain. Similarly, with regard to the investment, energy also, the idea was that, yes, India and Qatar have a strong energy security, energy trade partnership, but there are several aspects of energy partnership where India and Qatar could have a strategic view. So green energy, for example, renewable space, for example, building supply chains that go beyond trade in the field of clean energy, using technology in the energy space, looking at new innovations that are coming up in the energy field, etc., etc. The idea was to view it from a comprehensive frame of reference rather than from a very important but a restricted frame of reference of pure energy trade. The same applies to the investment also, that we should look at investment from a strategic perspective, given that India is poised to become the third largest economy in coming years, given that the growth trajectory of Indian economy is very strong, robust, and also substantial,
which then opens up opportunity for countries, including particularly partners like Qatar, to become our strategic partners through the investment in that development and growth journey, but do it in a manner that is, of course, beneficial to both the partners. So not looking at pure play investments purely from the point of view of return on equity, but also on using investment as a vehicle actually to build a long-term strategic partnership between the two countries. So investment from a strategic perspective, energy. Similarly, in terms of trade, the focus on trade is to, one, broad-base the trade basket, and then within the existing trade baskets, look at, one, the expansion of trade, building new trade market. When I say new trade market, what I mean is that you may have a product for which there may not necessarily be currently a market in Qatar. But I think the way the complementarities of the two economies are growing, it's quite possible we can have new market demand created in Qatar. At some level, although this didn't come up specifically in discussion, the how the partnership between the two countries can also be used to expand it into a regional trade dimension, which is significant. So technology, investment, energy, trade, all aspects were discussed at length with a view to look at them, assess them from a strategic perspective. Per se, any specific agreement was not signed during the visit, but as I said, the visit will set the stage, lay the basis for a stronger, deeper, more extensive, wide-ranging partnership between India and Qatar. Thank you. With that, we come to the end of the press briefing. Thank you, ladies and gentlemen, for your presence. Thank you, sir. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री की दोहा कतर की यात्रा के बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अभी प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा बहुत ही फलदायी यात्रा रही और इस यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कतर के अमीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, चाहे वो ट्रेड की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, रीजनल सिक्योरिटी की बात हो, कल्चरल जो टाइज हैं दोनों देशों के बीच उनकी बात हो, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बातचीत हुई है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर बातचीत हुई है। और कतर के नेता के पहले भी COP28 में मुलाकात हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने थैंक्स कहा और खुशी जताई कि जिस तरह से 8 नौसेना के पूर्व जो सैनिक थे उनको जिस तरह से रिहा किया गया कतर की तरफ से, उस पर प्रधानमंत्री ने अमीर का शुक्रिया अदा किया और खुशी जताई। और उन्होंने साथ साथ कतर के अमीर को भारत आने का निमंत्रण भी दिया प्रधानमंत्री की तरफ से। और साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा जो रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है, इसको लेकर भी दोनों नेताओं की तरफ से काफ़ी खुशी का इजहार किया गया। ट्रेड पार्टनर की जब बात आती है तो विनय मोहन क्वात्रा जो कि विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो भारत और कतर के बीच में इस वक्त $20 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, जिसको और भी बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई है, किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा को लेकर किस तरह से उनका रोल वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने कहा कि एनर्जी ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन के जो विस्तार उसका हुआ है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत की गई है कतर के जो अमीर हैं उनके साथ में। और जानते हैं कि भारत लगभग 70% जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो कतर से इंपोर्ट करता है। तो LNG के ये जो पार्टनरशिप है उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। और जब पत्रकारों की तरफ से ये पूछा गया, हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने भी सवाल किया, सबसे पहला सवाल उन्होंने ही किया और उनके जवाब में विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जो रिलेशनशिप है उसको इस यात्रा के बाद से और भी कंसोलिडेट
यानी कि उसको और भी मजबूती प्रदान की गई है। इस यात्रा के बाद से और भी संबंध मजबूत हुए हैं और जो रीजनल इश्यूज हैं उन पर भी किस तरह से कन्वर्जेंस की तरह हम आगे बढ़ें। दोनों देश भारत और कतर इसको लेकर बातचीत हुई है। टेक्नोलॉजी और खासकर फिनटेक उसमें किस तरह का रोल प्ले कर सकता है भारत, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी में, इसको लेकर बातचीत हुई है। हालांकि विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देशों के इस मुलाकात के बाद से कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट पर, बायलैटरल एग्रीमेंट पर तो साइन नहीं किए गए, द्विपक्षीय कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन वाइड रेंज, बहुत विस्तार से तमाम विषयों पर जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं उन पर नेताओं के बीच में विस्तार से बातचीत हुई। तो ये कुछ लबोलुबाब विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि इससे पहले यूएई के विजिट पर थे और यूएई के बाद वो कतर में हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो स्वदेश के लिए रवाना होंगे। तो ये कुछ अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बारीक जानकारी हमें मिल पाएगी। इस सैटेलाइट की मदद से आपदा चेतावनी में भी मदद मिलेगी। उपग्रह को GSLV F-14 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ छात्र छात्राओं को अब केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है और इस तरह के सरकार की योजना में लोग और शिक्षण संस्थान भी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए वाराणसी से हमारी ये खास रिपोर्ट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार ने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार का प्रयास वाराणसी स्थित एक महिला कॉलेज में चल रहा है, जहां छात्राओं को निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। Every Saturday we organize a yoga session for our students, which is completely free of cost. We work, our vision is towards holistic development, and thank you to our chairperson Dr. Deepak Madhok and director Mrs. Bharti Madhok for gifting us this college, which has a vision of holistic development. And this yoga program, it helps our students to balance their mental and works towards peace. It makes them stress free. विद्यार्थियों के विकास के लिए कई संस्थाएं और लोग फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केवल काशी में ही नहीं बल्कि इनकी संस्था गोमुख से होकर काशी तक छात्राओं और महिलाओं की मदद कर रही है। हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस्ड होते हैं एंड हम आपके साथ यहाँ काशी बनारस से जुड़ रहे हैं, जहाँ पे गंगा जी है और हम इनके उद्गम से, गंगा जी के उद्गम गौमुख से लेके यहाँ काशी तक महिलाओं के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं और उनके साथ योग वो अपनी लाइफ में कैसे उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकती हैं, हम उसके लिए बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स भी चलाते हैं। योग कार्यशाला में छात्राएं खूब हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि प्राचार्य और शिक्षकों ने भी कार्यशाला में हिस्सा ले रही छात्राओं को प्रेरित किया है। I feel today's session was very good for girls for today because I think girls feel very uncomfortable with their own space. So thank you Nidhi ma'am for providing this session. The session was especially very helpful for the girls, and it not only make us to relieve from the stress but also it help us to provide to
and the joints pain which currently we are having while studying and doing some other co-curricular activities. योगा हम लोग के डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। ये युवा हैं, सीखने की बड़ी कला होती है इनके अंदर। योग सीख रही हैं निधि मैम से, और धन्यवाद करना नहीं चूक रही हैं अपने कॉलेज को, अपनी प्रिंसिपल को। ये योग से केवल अपने अंदर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो रही हैं, बल्कि संस्कार को भी अपने अंदर ला रही हैं, और वो दिख भी रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सनबीम अरुणा, वाराणसी। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई सोच, कहानी कुछ नई कुछ पुरानी। कहानी उस महिला की जिसने इतिहास रचा। इतिहास में पहली बार झारखंड की पहली महिला गवर्नर, उड़ीसा में उद्योग मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक, अपने गांव की पहली वो लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ा। इतिहास की तीसरी ऐसी प्रथम नागरिक जिसने फाइटर जेट में सॉर्टीज की। गणतंत्र के सबसे भव्य भवन में नमस्कार मैम, हम मिले नई सोच रखने वाली भारत की प्रथम नागरिक से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। सुखधाम का नाम राम। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। गणतंत्र के भव्य भवन में मुलाकात होगी राष्ट्र की प्रथम नागरिक से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैंने सुना है कि द्रौपदी मुर्मू, आपकी अनुमति से आपका नाम ले रही हूँ, ये नाम आपको अध्यापक ने दिया है स्कूल में। दुर्गी का 2 रहने दो और लास्ट का पोदी करने दो कि द्रौपदी हो। सेंगोल के उस अनुभव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। मुझे एक अजीब सी शरीर में या मन मस्तिष्क में महसूस हुआ कि ये एक पवित्र था, क्योंकि हम ऑगस्ट हाउस, जो भी हम सदन को हम ऑगस्ट हाउस पवित्र गृह है, यहाँ 140 करोड़ लोगों का भाग्य नियंत्रण होता है कि आप लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के लिए ही काम करना चाहिए। और लोग प्यार करते हैं, इसीलिए आपको वोट देते हैं, इसीलिए उसके बदले प्यार